Myself Dheeraj Pandey. Today I want to discuss some important topic in the name of topic रीजनिंग प्रैक्टिस सेशन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के बीच में रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि उस सीरीज को अंत तक देखेंगे और अगर अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि यूपीपी में 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं, जिसमें से 56 से 57 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के रहते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जीडी हो, सब में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इसके लिए कैरियर एप्लीकेशन के थ्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ अपलोड किया गया था। उस पीडीएफ की मैंने प्रिंट आउट निकलवा कर हम खुद ही एक पीडीएफ फाइल उसको क्रिएट कर दिए हैं, जो सभी अलग अलग टेलीग्राम के चैनल के थ्रू हम उसको एक जगह कलेक्शन करके उसका पीडीएफ बना दिए हैं। तो उस पीडीएफ का सोल्यूशन मैं लगभग 20 से 25 दिन तक सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि मैं वीडियो के लास्ट में लिंक भेजूंगा, जिस पर पीडीएफ रहेगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में ये सेट है, इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन हैं और 1000 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो टीसीएस क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है उसके थिंकिंग पर भी अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज ये फर्स्ट क्लास है, इसको आप पूरी अच्छी तरीके से देखें। पहला क्वेश्चन है कि इफ यूनिटी इज कोडेड एज 13923 देन हाउ मैंगो विल बी कोडेड। यदि यूनिटी को 13923 लिखा जाए तो मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। हमने कहा यूनिटी को लिखा गया है, यूनिटी को लिखा गया है 13923, तो पूछा गया है मैंगो को क्या लिखा जाएगा। अब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके होंगे। अब आपको पता है कि पहला दिमाग चलेगा कि इसका कोड लिख दें, और कोड लिखने के बाद अगर इसका सम करेंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। हम तो समझते हैं अल्फाबेट के पूरे प्रोडक्ट को जोड़ दोगे तब भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से ये जो एस्पेक्ट यूज किया गया है ये 1 वर्ड स्टेप पर यूज किया गया है। अगर हम इसका कोड लिखना चाहें तो इसका 21 होता है, इसका 14 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। अब इंडिविजुअल टर्म के सिंगल डाटा का डिफरेंस लिया गया है। 2 से 1 जाएगा तो 1, 4 से 1 जाएगा तो 3, 9 सिंगल डाटा इसको एज इट इज कर दिया गया है। 2 से 0 जाएगा तो 2 और 25 से 5 से 2 जाएगा तो 3। तो उस प्रकार मैंगो को लिखा जाएगा 13 1 14 7 15। तो हम कहेंगे इसका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि इफ MADRS कैन बी रिटन एज ARSARS, हाउ कैन ARKONAM बी रिटन इन दैट कोडेड। किसी कोड भाषा में MARDRAS को ARSAR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ARKONAM को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिए, लिखा गया है कि MADRAS को लिखा गया है ARSARS, तो देन ARKONAM को क्या लिखा जाएगा। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड में ट्राई कर सकते हैं। अगर बनता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। हम समझ सकते हैं, इसको आप ट्राई कर चुके हो।
सबसे पहले यहां बोला गया कि MADRAS को लिखा गया है ARSARS। तो निश्चित रूप से ना तो यहाँ M का यूज किया गया है, ना तो D का यूज किया गया है, और ना ही M और D का यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया होगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको 2 बार लिख दें, MADRAS, MADRAS। अब देखिए यहाँ से उठाया गया, यहाँ से R उठाया गया, यहाँ से S उठाया गया, यहाँ से उठाया गया, यहाँ से R उठाया गया, और यहाँ से S, इसी को लिख दिया। तो ऐसा आपसे यहाँ यूज करिए ARKONAM, फिर इसी को लिख दीजिए ARKONAM। तो यहाँ से R उठा लीजिए, यहाँ से O उठा लीजिए, यहाँ से A, यहाँ से A, यहाँ से K, यहाँ से M, यहाँ से N। तो चलिए ROAAKN। हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पाए। यानी सिंगल डाटा का यूज नहीं किया गया, इसी वर्ड को 2 बार लिख दिया गया और एक ही गैप पर इसको उठा लिया गया वर्ड। तो हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा गया DP को 100, भैया DP को लिखा गया है 100 और BEE को लिखा गया है 5, तो हेन का कोड क्या होगा? आप सोचकर बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपका। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सोच चुके होंगे और बना भी लिए होंगे। हमने कहा डी का कोड होता है 4 और पी का कोड होता है 16, 16 चौके 64, और 64 के इंडिविजुअल टर्म को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। ई का 5, बी का 2, 50 25 गुना 50, 50 के इंडिविजुअल टर्म को जोड़ोगे 5, तो हमने कहा कि 50 25 गुना 50 और 50 गुना होता है क्या, 50 25 गुना 50, इसका कोड 25 होना चाहिए था, हाँ 25 है, तो 50 25। अब एच का होता है 8, ई का होता है 5, एन का होता है 14, 14 पंचे 70, 7 8 56, 560, इसको जोड़ोगे 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके समझ आएगा। इसमें एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे, क्योंकि 100 और 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक ही ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग है, इसलिए हम 121 को आप हिट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन डाइस का है। लिखा गया यदि 2 के विपरीत 6 है तब 3 के विपरीत बताइए। इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और बोला गया है 2 के विपरीत क्या है 6। अगर 2 के विपरीत 6 है तो फिर 6 के विपरीत भी क्या होगा 2 होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कोई रूल आना चाहिए। यहाँ पे पहली चीज तो कोई सरफेस कॉमन नहीं, तो ये नया पैटर्न है कि 2 के विपरीत 6 है तो हम कहेंगे 2 के विपरीत 6 है, तो दोनों को आप पकड़ लीजिए। अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 2 3 1, और यहाँ से 6 5 4। तो आपसे पूछा गया 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 5, 1 के अपोजिट 4 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो हम कहेंगे इस तरीके के प्रश्न में 1 2 3, 3 का घन कर दीजिए। 3 का घन क्या होता है 27। हमने कहा कि 2 शीर्ष से बराबर भुजाएं खींची गई, विकर्ण खींचे गए हैं, तो फिर उसके खंडों को गिन के घन कर दिया जाता है। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपके समझ में आएगा।
अगला प्रश्न कैलेंडर का है। यदि 1980 को भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो यक्ष का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। वाई यक्ष से 4 दिन उम्र में बड़ा है तो वाई का जन्म किस दिन हुआ? देखिए, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1980 को दिया गया है, क्या था? सैटरडे था। फिर आपसे बोला जा रहा है कि यक्ष का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। यक्ष का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। तो आपको पता है कि उसी वर्ष की बात की जा रही है। तो हमने कहा अभी जनवरी में कितने दिन बाकी है, तो आपने कहा जनवरी में बाकी है 5 दिन। फरवरी 1980 है तो फरवरी कितने दिन की रहेगी? 29 दिन की। और फरवरी 29 दिन की है तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी अगर 29 दिन के तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और मार्च कितने दिन के हैं? 3। तो हमने कहा 5 3 8 9, रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 2, यानी सैटरडे प्लस 2 क्या आ जाएगा? सैटरडे प्लस 2 मंडे हो जाएगा। हमने कहा यक्ष का जन्म मंडे को हुआ था। वाई यक्ष से 4 दिन बड़ा है। ध्यान समझिए, अगर आप उनसे 4 दिन बड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका इस पृथ्वी पे आगमन मुझसे 4 दिन पहले हो गया होगा। तो हमने कहा वाई यक्ष से 4 दिन बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई यक्ष से 4 दिन पहले आया, तो सोमवार से 4 दिन पहले चले जाएगी, चाहे सोमवार से 3 कदम आगे चले जाइए। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो हमने कहा कि वाई का जन्म किस दिन हुआ था? थर्सडे को हुआ था। थर्सडे को। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन की थोड़ा छोटी क्लास थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। थोड़ा रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो था तो इसलिए क्रिटिकल बहुत ज़्यादा नहीं हमने बनाने का प्रयास किया, छोटा ही वीडियो रहेगा। लेकिन आप इसको जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।